नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर और फिर उपस्थित है आपके सामने 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों की एमसीक्यू क्लास, जिसमें आज क्लास संख्या आपकी 47 है और विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों पे हम आज चर्चा करने वाले। तो चलिए देखते हैं बिना देर के, और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। कितने प्रश्न सही होते हैं जरूर बताइएगा। तो आज का हमारा पहला प्रश्न, बर्फ पर चलना सड़क की अपेक्षा अधिक कठिन क्यों होता है? बर्फ भारी होती है, घर्षण अधिक होता है, घर्षण कम होता है, ताप अधिक होता है। क्यों, क्या कारण है मुख्यतः? तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि घर्षण आपका बल वहां पे कम लगता है, जिसके कारण हम बर्फ पर आसानी से नहीं चल सकते। अगर हमें बर्फ पे चलना होता है तो वहां पे घर्षण उत्पन्न करने के लिए कुछ ना कुछ करना होगा, चाहे उसमें आपके कांटेदार जो जूते होते हैं उनका प्रयोग किया जाए जो बर्फ पे आपका घर्षण लगाए, या फिर बीचों की जो सतह होती है, सतह के बीच में जो सरफेस है इसको रफ बनाए। ये दो तरीके होते हैं जिसके माध्यम से आप आसानी से वहां पे कर सकते हैं। चलते हैं हम अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न, दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद क्यों नहीं मिलते? संकेत कमजोर हो जाते हैं, पृथ्वी की सतह वक्राकार है, वायु का दाब अधिक है, या फिर तापमान कम हो जाता है। तो यहाँ पे बेटा आपको याद रखना, जो पृथ्वी की सतह है बेटा ये वक्रा, क्योंकि जो टीवी के संकेत है ये क्या है, ये सीधी पैरेलल रेखा में चलती है, और जो पृथ्वी बनी हुई है पृथ्वी ऐसे बनी हुई है तो गोल गोल टाइप में। तो यहाँ पे वक्राकार स्थिति में, अब इस समय स्थिति के बाद में यहाँ पे अगर कोई टीवी का सिग्नल ढूंढेगा तो नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई पृथ्वी तो आपने देखा ऐसे आपकी बनी हुई। तो यहाँ पे आपका चला तो यहाँ पे मिलेगा, आपके इस एरिया में पूरा मिलता रहेगा, यहाँ के एरिया में आपको मिलना बंद हो जाएगा। इस तरह से सिग्नल आपका चलता है। क्लियर? इसीलिए निश्चित दूरी के बाद ये बंद हो जाती है। हम बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न, यदि एक जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो क्या होगा? डूब जाएगा, नीचे बैठ जाएगा, ऊपर उठेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि अगर जो जहाज है वो कहाँ प्रवेश कर रहा है, नदी से समुद्र में प्रवेश कर, तो हमेशा जो है आपका थोड़ा सा ऊपर होगा। इसका मुख्यतः कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण जो होता है ये बेटा आपका घन। अब घनत्व तो किस प्रकार से? क्यों? क्योंकि आपने देखा जो समुद्र का होता है वहां का जो घनत्व है वो खारेपन के कारण अधिक होता है। जब अधिक है तो कहीं न कहीं जहाज ऊपर उठ जाएगा। वहीं पर जो नदी का जल होता है, ये नदी का जल शुद्ध होता है, यहाँ खारापन नहीं होता, इसलिए घनत्व थोड़ा सा कम होता है, इसलिए चिरता है। इस चीज को आपको याद रखना। चलते हैं अगले हम महत्वपूर्ण प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी किरणें प्रोटीन को विकृत नहीं करती? पराबैंगनी, एक्सरे, गामा किरणें, या फिर अवरक्त किरण। यहाँ पे प्रोटीन के बारे में बात कर रहा है कि प्रोटीन पे किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं। इसको आपको याद रखना, ये अवरक्त किरणें होती है जिन्हें हम इंफ्रारेड किरणों के नाम से जानते हैं। ये जो है ऊष्मा प्रदान करेंगे, लेकिन ये प्रोटीन की संरचना को सीधे विकृत नहीं करती। लेकिन जबकि अन्य जो है जैसे पराबैंगनी किरणें हो गई, एक्स किरणें हो गई, गामा किरणें हो गई, यूवी किरणें हो गई, ये सब क्या करती हैं? ये प्रोटीन को ही नुकसान पहुंचा देती। तो इस चीज को यहाँ पे याद रखना। हम बढ़ते अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति संवेदनशील तराजू पर खड़ा होकर गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू पर रीडिंग क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, दोगुनी हो जाएगी। तो बेटा देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, संवेदनशील। संवेदनशील का अर्थ ये होता है कि बहुत ही सेंसिटिव है, अगर उस पर जरा सा भी एक मक्खी भी अगर बैठेगी तो उसके वेट को मापा जा सकता है। तो उसमें ये पूछा कि अगर गहरी सांस अंदर ली जाए तो क्या असर हो? तो यहाँ पे सामान्य से देखा जाए तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि शरीर के अंदर की जो वायु है वो द्रव्यमान में ऑलरेडी शामिल होती हैं, और पूरा तंत्र ही जो है क्या कहाँ निर्भर रहता है? आपके तराजू पर है। इसलिए वहां पे कुल भार में कोई भी वास्तविक परिवर्तन आपका दर्ज नहीं होगा। क्योंकि जब आप सांस अंदर लेंगे तो जाहिर सी बात सांस अंदर से छोड़ेंगे भी ना, जितनी सांस आपके शरीर में आ सकती है उतनी ही सांस आपको यहाँ पे होती है। चलते हम अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न, भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश किसका है? जल ऊर्जा का है, परमाणु ऊर्जा का है, ऊष्मीय ऊर्जा का है, या फिर सौर ऊर्जा का? तो यहाँ पे आपका अगर सर्वाधिक अंश की बात करते हैं तो ये आपकी ऊष्मीय ऊर्जा का होता है, जो कि मुख्यतः आपका किस पे हो जाएगा? कोयला मान सकते हो, कोयला हो जाती है। और यहाँ पे जो ताप विद्युत संयंत्र है, ताप विद्युत
संयंत्र, इनके ऊपर सर्वाधिक निर्भरता आपकी होती है। वहीं पे अगर बात करें जल ऊर्जा है, परमाणु ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, इन पे तुलनात्मक रूप से आपकी निर्भरता कम है। लेकिन हालांकि अभी जो आपका सोलर घर मिशन योजना चल रही है उसके तहत जो इतनी सब्सिडी दी जा रही है, तो कहीं कहीं सोलर एनर्जी ज्यादा उत्पादित होनी। चलते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। प्रश्न है, साधारण टार्च सेल के टर्मिनल किन से बने होते हैं? तांबा कार्बन से, जिंक कार्बन से, लोहा निकल से, या फिर एल्युमिनियम कार्बन से। तो यहाँ पे आपको याद रखना है बेटा, आपके जिंक कार्बन के द्वारा इनका जो सेल होते हैं, सेल के उन्होंने टर्मिनल का निर्माण किया जाता है। क्लियर बेटा? चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। प्रश्न है, आंधी तूफान के समय त्वरित बिजली से बचाव के लिए क्या सुरक्षित? पेड़ के नीचे खड़ा होना, खुले मैदान में खड़ा होना, कार में रहना, या फिर पानी में खड़ा होना। सामान्य सा प्रश्न है और इसमें ये आपका हो जाता है कार में रहना ही सबसे सुरक्षित माना जाता है जब त्वरित बिजली गिर रही। और इसमें एक चीज और होती है कि जो आपकी कार की बॉडी है, बॉडी को टच नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फैराडे पिंजरे की तरह काम करता है। तो कार होती है किसके? जो फैराडे पिंजरा होता है, यहाँ पे नोट हुई पिंजरे। इसमें क्या होगा, इसमें जैसे आपकी ये कार है, लाइट गिरी तो यहाँ पे लाइट आई, इसके ऊपर गिरी, आपने अगर बॉडी को टच नहीं किया तो इसकी बॉडी से होते हुए यहाँ पे जो टायर होते हैं, टायरों से नीचे जमीन में चली जाए। लेकिन अगर आपने बॉडी टच किया है तो आपके ऊपर ये बिजली का असर होगा। तो इसीलिए आपको जो आवेश होता है ये बाहरी सतह से गुजर जाता है और अंदर बैठा व्यक्ति पूरी तरह से सुरक्षित रहे। हम चलते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। वे एक्स किरणें जो पदार्थ को अधिक दूरी तक प्रवेश कर सकती थी क्या कहलाती है? मुलायम एक्स किरणें, कठोर एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, या फिर गामा किरणें। तो यहाँ पे याद रखना है ये कठोर एक्स किरणें होती हैं। मतलब इनकी देखा जाए तो इनमें जो है मुख्यतः क्या होता है, ऊर्जा अधिक होती है। और जब ऊर्जा अधिक है और इनकी तरंगदैर्घ्य क्या होगी, तरंगदैर्घ्य कम होगी। तरंगदैर्घ्य क्या हो जाएगी, ये आपकी कम हो जाएगी। इससे क्या होगा, इससे जो है ये अधिक गहराई तक का जा सकते हैं। इस चीज को यहाँ पे याद रखना है। इसका प्रयोग जो है आपका चाहे चिकित्सा हो या औद्योगिक क्षेत्र हो, वहां पे किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न, एपीकल्चर का संबंध किससे है? मत्स्य पालन से, मधुमक्खी पालन से, रेशम उत्पादन से, या फिर वानिकी से है? तो यहाँ पे एपीकल्चर की बात कर रहा है, ये मुख्यतः आपके मधुमक्खी पालन से संबंधित होता है। इसमें आपका शहद हो गया, मोम हो गया, इन सभी चीजों का उत्पादन किया जाता है। ये कृषि की एक सहायक व्यवसाय के तौर पे आता है। क्लियर? चलते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न। अगला प्रश्न है, सिल्वीकल्चर का संबंध किससे? अंगूर की खेती से, मछली पालन से, शहतूत के वृक्ष से, या फिर मधुमक्खी पालन से? तो अभी तो आपने मधुमक्खी को देखा, यहाँ पे शहतूत के जो वृक्ष होते हैं उनसे इसका सिल्वीकल्चर का जो है संबंध रहता है। इसे एक तरह से जो है वानिकी के से जोड़ा जाता है। और इसमें क्या होता है, जो आपका शहतूत का वृक्ष होता है वो, क्योंकि इसके ही पत्तों पर रेशम के कीटों को पाला जाता है जो कि इसके भोजन के रूप में काम होता है। इसीलिए शहतूत की खेती को एक अलग क्षेत्र ही डिफाइन किया। चलते हैं हम अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, विटीकल्चर किससे संबंधित है? मधुमक्खी पालन से, अंगूर से, मछली से, या फिर वृक्ष से? तो किसके बारे में पूछ रहा है, तो आपका विटीकल्चर के बारे में पूछ रहा है। तो ये आपका बेटा जो है अंगूर की खेती से संबंधित है विटीकल्चर। तो इसमें भी आपका हो जाएगा, ये फल उत्पादन एवं वाइन उद्योग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आपका होता है। बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पिसीकल्चर का संबंध किससे है? मत्स्य पालन से, वृक्षारोपण से, रेशम उत्पादन से, या फिर दुग्ध उत्पादन से है? तो यहाँ पे पिसीकल्चर आपके मछली जो उत्पादन होता है, जिसे आप मत्स्य पालन कहते हैं, इससे होता है पिसीकल्चर। इसमें पिसीकल्चर का अर्थ ही है मछली का पालन, जलीय कृषि। जलीय कृषि को अगर क्या कहेंगे तो इसे एक्वाकल्चर के रूप में हम जानते हैं, या आपका जलीय कृषि खुद। क्लियर? हम चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न। अगला प्रश्न है, नाभिक के आकार की कोटि, ऑर्डर ऑफ द जो मैग्नीट्यूड लगभग कितनी होती? 10⁻⁶,
10 के पावर -10 मीटर, 1 इंटू 10 के पावर -15 मीटर इंटू 10 के पावर -3 मीटर। तो यहाँ पे सही क्या हो जाएगा, इसमें 1 इंटू 10 के पावर -15 मीटर, या इसे हम एक तरफ से बात करें तो इसे हम फर्मी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्मी। फर्मी होता है, ये आकार होता है एक नाभिक का। क्लियर? तो इस चीज को यहाँ पे याद आपको रखना है, ये सबसे छोटा होता है, ये नाभिक की त्रिज्या की गणना करने के लिए महत्वपूर्ण। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत फंडामेंटल कण है? प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, क्वार्क है या फिर ड्यूट्रॉन? तो फंडामेंटल कण जो आपका कण है, ये ऐसे कण को कहा जाता है जो सबसे जो मूलभूत तौर पे मौजूद रहे। तो वो आपका कौन सा हो जाता है? ये क्वार्क कण होता है, जो आपका फंडामेंटल कण के रूप में होता है। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है किससे? क्वार्क से ही मिलकर बनता है, इसीलिए क्वार्क को ही सबसे मूलभूत इकाई माना। तो इससे अगर कहेंगे तो किसका निर्माण हो जाएगा? इससे आपका प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का निर्माण किससे होता है? आपका इसी से हो जाता है, क्वार्क से। तो इस चीज को यहाँ पे याद रखिएगा। तो आज के इस सेशन में कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं, और इसी के साथ में आपका जो आज का हमारा प्रश्न है इसका उत्तर दीजिएगा। पदार्थ का वह लघुत्तम कण जिसमें मुक्त अस्तित्व की क्षमता हो क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है, अणु कहलाता है, प्रोटॉन कहलाता है, इलेक्ट्रॉन कहलाता है। आपके उत्तर और कितने प्रश्न सही हुए इसका हमें इंतजार करेंगे। अब देख लेते हैं कल का जो हमने प्रश्न पूछा था उस प्रश्न का उत्तर। हमारा प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है? आयकर, सीमा शुल्क, मनोरंजन कर, उत्पाद कर। तो यहाँ पे आपका जो मनोरंजन कर है बेटा, ये राज्य सरकार के द्वारा नहीं लगाया जाता। फिलहाल अभी तो आपको एक ही चीज याद रखना है, वो है आपका जीएसटी। क्यों? क्योंकि जीएसटी आपका सभी समेकित कर का एक सभी समेकित कर का रूप। लेकिन ये क्या है? ये बेटा प्रीवियस ईयर का पेपर का क्वेश्चन है, तो इसलिए यहाँ पे आपको ये चीज जानकारी में आ क्लियर। यहाँ तक का किसी को कोई दिक्कत? तो आज के सेशन में हम इतना ही रखते हैं। कल जो हमारा सेशन रहेगा स्टैटिक जीके का, जरूर से जरूर आप सभी ज्वाइन करिएगा। और जाने के पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ।